वी विल डिस्कस अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल। व्हाट इज़ एटम? एटम क्या होते हैं, एटम के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और मॉलिक्यूल बनते किस तरह से हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटम क्या होते हैं। फर्स्टली एटम हमारे पास हार्ड, डेंसफेयर एंड इंडिविजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एंड अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस हमारे पास डिफरेंट डिफाइन आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एग्जिस्ट करता होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एटम का नाम देते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस। अब डेमोक्राइटस क्या होते हैं? हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें अफलातून आ जाता है, जिसमें जाबिर बिन हयान आ जाता है, इनको हम डेमोक्राइटस का नाम देते हैं। सजेस्टेड दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि जो मैटर होता है वो हमारे पास टाइनी इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मीन्स के जो चीज़ नाकाबिल तकसीम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेज है, आप उसको इतना ब्रेक करें, इतना आप उसको ब्रेक करें कि हमारे पास वो फर्दर ब्रेक डाउन ना हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजिबल, जो चीज़ फर्दर तकसीम ना हो सके, पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो मैटर जो होता है वो बना होता है टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको हम एटम का नाम देते होते हैं। द नेम एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो हमारे पास एक लातीनी वर्ड है एटमोस, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, जो चीज़ फर्दर तकसीम ना हो सके, जिस चीज़ को हम फर्दर ब्रेक ना कर सकें। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज़ अ इंडिविजिबल हार्ड एंड डेंस स्फीयर। अब आपके पास दो डिफाइन आ गई। फर्स्टली हमें किसने दी थी? डेमोक्राटस ने दी थी। अब हमारे पास क्या आ रही है? डाल्टन की डिफाइन आ रही है कि एटम क्या होते हैं? इंडिविजिबल होते हैं, हार्ड होते हैं और डेंस स्फीयर होते हैं। मीन्स के ना ही इनको तकसीम किया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकते। इन 1886 गोल्डस्टाइन डिस्कवर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो गोल्डस्टाइन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया था, जिसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं, जो कि एटम में पाया जाता है। इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो 1897 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन, जिसने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया था। अब डिस्कवर किया था किसने? जे थॉमसन ने। बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था सर विलियम क्रूक्स ने। उसने हमारे पास डिस्कवरी की थी कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स की। थॉमसन पुट फॉर हिज प्लम पडिंग थ्योरी। अब प्लम पडिंग थ्योरी क्या होती है? बेसिकली कि कोई भी आप लोगों के पास पार्टिकल है, जैसे हम वाटरमेलन की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वाटरमेलन है, ठीक है ना, उसकी जो ऊपर वाली फिजिकल जो अपेयरेंस होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें बीज होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? नेगेटिव चार्ज। कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें स्टक इनसाइड है। तो हम देख लेते हैं कि पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। थॉमसन पुट फोर्थ हिज प्लम पडिंग थ्योरी पोस्टुलेट दैट एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कि हमारे पास जो होल एटम है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सारी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसमें जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो स्टक इनसाइड है। मींस कि वो अंदर धंसे हुए हैं। मैंने आपको वाटरमेलन की एग्जांपल दी है कि वाटरमेलन में जिस तरह बीज धंसे हुए होते हैं, वैसे उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो धंसे हुए होते हैं। बाद में जो थॉमसन की थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। क्यों रिजेक्ट हुई थी? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ साथ होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एटम बन ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने अपने अपने ही एक शेल में रहना होता है। जैसे प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास शेल में रहते हैं, तो उनकी एक अलग अलग स्पेस होती है। दैट्स वाई हमारे पास थॉमसन की जो ये हमारे पास लॉजिक थी, जो ये थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह से होती है? एटम कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। के एटम क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, कि इसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन को हम कंसीडर इसलिए नहीं करते कि हमारे पास उस पर कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन को हम कंसीडर करते हैं क्योंकि प्रोटॉन पे बेसिकली कोई चार्ज रहता है। सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, के इसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं एक क्लाउड होता है एक तरह का, जिन्होंने क्या किया होता है? एटम को घेरा हुआ होता है। Although typical the nucleus is a less than 1/10,000 the size of atom. For example आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा रूम है, उसके अंदर एक सुई पड़ी हुई है, ठीक है ना, या छोटी सी कील पड़ी हुई है, नेल पड़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक न्यूक्लियस है, और बहुत ये जो बड़ा रूम है आपका वो एक एटम कंसीडर किया जाता है। तो न्यूक्लियस मीन्स कि इतना स्मॉलेस्ट होता है एक एटम में, जिसका हमारे पास द न्यूक्लियस कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ द मैस। तो हमारे पास ये मैस कंटेन करता होता है किसका? 99.9% ऑफ द मैस ऑफ एन एटम।
नेक्स्ट बोहर एटॉमिक थ्योरी। अब ये बेसिकली बोहर एटॉमिक थ्योरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोहर को क्यों ज़रूरत पड़ी थी एटॉमिक थ्योरी देने की। आपको पता है कि बोहर से पहले किसने दी थी? रदरफोर्ड ने दी थी। रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक आ गए थे, रदरफोर्ड की कुछ रिजेक्शन आ गई थी, जिसकी वजह से बोहर ने थ्योरी दी थी। अब बोहर, हमारे पास एक साइंटिस्ट था नील बोहर, प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1930। उसने 1930 में अपना एक मॉडल पेश किया था। अनदर मॉडल मीन्स के पहले रदरफोर्ड ने पेश किया था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल लेके बोहर ने पेश किया। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन। तो बेसिकली जो काम किया था बोहर ने, वो किस पे काम किया था? वो क्वांटम थ्योरी पे किया था। क्वांटम थ्योरी बेसिकली किसी भी चीज़ का क्वांटाइज हो जाना, किसी भी चीज़ का फिक्स्ड हो जाना। तो नील बोहर ने उसी पे काम किया था, क्योंकि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक भी यही रह गए थे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? वो मूव करता है। हमें नहीं पता था, रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि किस एनर्जी के तहत मूव करता है और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है और वो किस तरह मूव करता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज करती है। जब उसकी एनर्जी खत्म होती है तो वो रुक जाती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी तो किसी एनर्जी के तहत मूव कर रहा है शेल में। अगर उसको एनर्जी मिल रही है तो वो मूव कर रहा है, अगर नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम तबाह हो जाएगा। तो उसको नील बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक क्वांटम एनर्जी के तहत, एक क्वांटाइज एनर्जी के तहत क्या करता होता है? मूव करता होता है। मीन्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियस के बाद वाला शेल है और उससे बाद वाला शेल है। जो न्यूक्लियस से बाद वाला शेल है उसकी है 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी। लेकिन जो हमारे पास सेकंड वाला शेल आ जाता है, पहले न्यूक्लियस आ जाता है, फिर फर्स्ट वाला शेल जिसकी 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। देन सेकंड वाला शेल आ जाता है जिसकी 14 किलो जूल पर मोल होती है। अब जिसकी 10 किलो जूल पर मोल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन भी वही रिवॉल्व करेगा जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल होगी। मीन्स के सारी चीज़ें जो होगी वो इक्वेलिटी में होगी। जैसे यहाँ पे इंसानियत का असूल है, वैसे ही केमिस्ट्री का असूल है कि सारी चीज़ें वहाँ पे इक्वेलिटी पे हो रही है कि जिस शेल की जितनी एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही एनर्जी वाला रिवॉल्व कर सकता है, उससे ज़्यादा या कम वाला उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है जो शेल में मूव कर रहा होता है, ना ही वो एनर्जी को एमिट करता है ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मैंने अभी आपको बताया कि हर शेल की एनर्जी क्वांटाइज होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है वो एक क्वांटाइज एनर्जी के तहत क्या कर रहा होता है? उसमें रिवॉल्व कर रहा होता है। उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। मीन्स के शेल की एनर्जी क्या है? 10 किलो जूल पर मोल। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी भी कितनी होगी? 10 किलो जूल पर मोल होगी। और उस एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर सकता है, उससे कम या ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व नहीं कर सकता। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। वही बेसिक चीज़ आ रही है कि क्वांटाइज होगी, रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल बाय एम। मीन्स के वो एनर्जी लेवल होंगे कि जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतनी शेल की एनर्जी होना लाजमी है। आप लोगों के पास स्ट्रक्चर शो हो रही है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है? जंप करना है लोअर शेल से अपर वाले शेल की तरफ, तो हमारे पास क्या होगा? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, क्योंकि अपर शेल की एनर्जी ज़्यादा है, लोअर शेल की एनर्जी कम है। अगर उसने अपर शेल से लोअर शेल की तरफ आना है तो एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा, ठीक है ना, एनर्जी को निकालेगा, फिर आके वो क्या होगा? लोअर एंड में एग्जिस्ट कर सकता है। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। हमारे पास एक एटम है या उसका ग्रुप ऑफ एटम है, उसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। जब ग्रुप ऑफ एटम की बात आती है तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। वो फिर एलिमेंट या एटम नहीं कहलाते होते हैं। अब जैसे आपके पास क्या आ गई एग्जाम्पल में Cl2 आ गया कि 2 क्लोरीन मिल रहे हैं। अगर एक Cl की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? एक Cl एटम होगा या एलिमेंट हम उसको कंसीडर करते होते हैं। अगर Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 हमारे पास क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। आप लोगों के पास H2 होता है। H2 अगर हम देखें तो H2 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। अकेला अगर हम बात करें तो एलिमेंट है या हम उसको कंसीडर कर सकते हैं वो एक एटम है। बट H2 की हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? वो मॉलिक्यूल होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे पास क्या करते होते हैं? ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते होते हैं। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये ग्रुप ऑफ एटम है तो ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जैसे H2SO4 हो गया, ये ग्रुप ऑफ आपके पास एटम है तो ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता होता है, कितने एटम्स को कंटेन करता होता है, एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता होता है, उस बिहाफ पे हम उसको नेमिंग देते होते हैं। फर्स्ट है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैसेज, जितनी भी नोबल गैसेज हैं ये मोनोएटॉमिक है क्योंकि वो स्टेबल हैं, वो नेचुरली तौर पर स्टेबल है, उनको किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे आपने जस्ट नोबल गैसेज लिख देना है। उसके बाद आता है
डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम। डाई का मतलब क्या होता है 2, मॉलिक्यूल मीन्स कि आपके पास 2 एटम को जो कंटेन करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, यहाँ पे आपको सिंगल एग्जाम्पल नज़र आ रही है, बट हमारे पास H2, O2, Cl2, I2, F2 ये जितने भी हमारे पास क्या होते हैं ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, इनको हम डायटोमिक मीन्स के 2 एटम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। फॉर एग्जांपल H2 हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। आप देखिए इसमें 3 एटम यूज़ हो रहे हैं। होमोटोमिक मॉलिक्यूल, होमो मीन्स सेम, कि ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके जो कंपोजिशन होती है वो सेम एलिमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। साथ में हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल CO2, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन सेम। अब हेटेरो की बात हो रही है तो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट। आपके पास क्या आता है, CO2 आता है, H2O आता है, NH3 आता है, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास डिफरेंट हैं, तो इनको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट आता है एवोगैड्रो नंबर्स। अब एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं, डिस्कस क्यों करते हैं कि हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर का गिलास है, ठीक है, हमें नहीं पता उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेट पड़ी हुई है, उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स कितने हैं, नमक पड़ी हुई है उसमें, आपको नहीं आइडिया कि उसमें सॉल्ट के पार्टिकल कितने हैं। एक एलिमेंट है, आपको नहीं आइडिया कि हमारे पास उसमें एटम्स कितने हो सकते हैं। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रोस, उसने अपना एक नंबर दिया, उसने कहा कि आप इन सब को इसके साथ कंपेयर कर लें तो आपके लिए आसान होगा जानने के लिए कि एक गिलास है उसमें वाटर कितना है, एक प्लेट है उसमें नमक कितना है, या एक एलिमेंट है उसमें एटम्स कितने हैं। तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। अब जब भी आप मैथ में देखते हैं कि कोई भी पावर प्लस में आ जाती है तो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू बन जाती है। अगर मैं इस लार्जेस्ट वैल्यू को डिस्क्राइब करूँ छोटी सी एग्जांपल के साथ, आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ को लें, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का साइज़ होता है स्मॉल होता है, आप उनको अरेंज करें 1 बाय 1 अरेंज करें और आप इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाएं। या इससे भी बेहतर एग्जांपल है कि आप लोग जितने भी दुनिया के लोग हैं आप 11 साल तक काउंट करें, आप उनको प्लस करें, तब जाके हमारे पास क्या होगा, इस वैल्यू के इक्वल होगा। मीन्स के इस वैल्यू की क्या है कि बहुत लार्जेस्ट वैल्यू है, प्लस में आ रही है इसकी पावर, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है। तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे वाटर में, इतने नंबर ऑफ साल्ट पार्टिकल होंगे, या इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट में, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। अब Na हमारे पास N लार्ज होता है और जो A होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होता है, बट वो N के बॉटम पे होता है। नेक्स्ट 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल कितने होते हैं, या साल्ट पार्टिकल्स कितने होते हैं, या फार्मूला यूनिट्स कितने होते हैं, तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर्स का नाम देते हैं। इक्विवेलेंट टू 1 मोल। अब बेसिक हमारे पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू है, हमने क्या किया, इस वैल्यू को 1 मोल के इक्वल कर दिया है, ठीक है ना। जैसे आप 1 डजन कहते हैं कि हमारे पास 12 कोई चीज़ें ले ली हैं आपने, ठीक है ना, वो हमारे पास 1 डजन के इक्वल है, आप उसको 12 का नाम नहीं देते। वैसे ही हमारे पास जो वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये हमारे पास क्या होती है, 1 मोल के इक्वल होती है। इसकी कुछ एग्जांपल हैं आप लोगों के पास, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट टू 1 मोल, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो भी है या कार्बन का एटॉमिक मास जितना भी है ये 1 मोल के इक्वल है। वाटर का जितना भी आ रहा है हमारे पास वो भी 1 मोल के इक्वल है। सल्फ्यूरिक एसिड का जितना आ रहा है वो भी 1 मोल के इक्वल है। नाइट्रिक एसिड का जितना आ रहा है वो भी 1 मोल का है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि उन्होंने बता दिया हमारी आसानी के लिए कि जिस एलिमेंट का भी जितना एटॉमिक मास आ रहा है, जिस मॉलिक्यूल का जितना एटॉमिक मास आ रहा है सम करने के बाद, जिस कंपाउंड का जितना भी एटॉमिक मास आ रहा है सम करने के बाद, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 या इज इक्वल टू 1 मोल।